दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सतत विकास पे और इससे जीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। इससे में आ जाएगा जितने भी इसकी हेडिंग है, हर हेडिंग को पैराग्राफ बना देना है। अब जैसे कि इसकी आप भूमिका, फिर आवश्यकता क्यों है, इसका विकास कैसे हुआ, फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसकी क्या विशेषता है, भारत का क्या प्रयास है, विश्व का क्या प्रयास है, व्यक्तिगत क्या प्रयास है। हर हेडिंग को पर छोटा पैराग्राफ बना देना है, पाई देगा। हर पॉइंट को एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट को पैराग्राफ में लिखना है। हाईएस्ट मार्क्स इससे में आएंगे, हाईएस्ट मार्क्स इससे में आ जाएगा अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो। दोस्तों अगर 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 100% रखने का है अर्थ है फाइनल सिलेक्शन। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानिए सतत विकास या धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सतत विकास का आशय है वर्तमान में लोगों की आवश्यकता और आकांक्षा को इस प्रकार पूरा करना कि आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूरा करने की सामर्थ्यता पर कोई आंच ना आए। यानी सतत विकास का अर्थ है वर्तमान में लोगों की आवश्यकता आकांक्षा को इस प्रकार पूरा करना जिससे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्यता पर कोई आंच न आए। ये परिभाषा लिखकर आप आ जाइएगा आगे। आखिर सतत विकास की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि देखे होंगे कि औद्योगिकरण की अंधाधुंध दौर ने जो है बड़े पैमाने पर, या आर्थिक समृद्धि की जो अंधाधुंध दौर है, इससे बड़े पैमाने पे पर्यावरण की क्षति पहुंची है। जल प्रदूषण बढ़ा है, वायु प्रदूषण बढ़ा है, भूमि का पतन हो रहा है, खनिज संसाधन का भंडार कम होते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि विकास पर प्रभावित कर रहा है। विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है लोगों की कल्याण को अधिकतम करना, और लोगों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए स्वच्छ जल भी जरूरी है, स्वच्छ वायु भी जरूरी है, भूमि की उर्वरता शक्ति भी जरूरी है। लेकिन जो अंधाधुंध आर्थिक विकास से औद्योगिकरण या कृषि उत्पादन में जो रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, इससे जल प्रदूषित हो रहा है, भूमि प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। और ये सब मिलकर क्या कर रहा है? लोगों की स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, लोगों की स्वास्थ्य को डैमेज कर नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा विकास का उद्देश्य है लोगों के कल्याण को अधिकतम करना, लेकिन जो विकास हो रहा है ऊपर से लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको हम विकास नहीं कर सकते हैं। यही ना है, आप डेवलपमेंट क्यों करते हैं? अपने उत्थान के लिए, विकास के लिए। अच्छी वायु चाहिए आपको, स्वच्छ पेयजल चाहिए, अच्छी जो है खदान चाहिए, पौष्टिक खदान चाहिए। लेकिन यहां तो सब बर्बाद हो रहा है। वायु प्रदूषित हो रहा है, फिर जल दूषित हो रहा है, भूमि की उर्वरता शक्ति समाप्त हो रही है, खनिज संसाधन के भंडार समाप्त होने के कगार पे है। भारत में पेट्रोलियम के भंडार जो है अगले 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, भारत में तेल के भंडार। तो इसको विकास आप नहीं कर सकते हैं। तो विकास पर असर पड़ेगा। और दूसरी ओर क्या है कि जो भूमि संसाधन है, खनिज संसाधन है, जल संसाधन के भंडार अगर कम होंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां है, जो आने वाली भविष्य में उत्पादकता पर असर पड़ेगा। मान लीजिए अभी अंधाधुंध दौर में आप कृषि में अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, वायु को दूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, सारे खनिज भंडार को समाप्त कर रहे हैं। आगे कहाँ से उत्पादन होगा? अब भारत में ही जो है अगले 15 वर्ष के बाद जो है खनिज तेल समाप्त हो जाएगा, उसका भंडार। आगे फिर कैसे होगा? आय परिवहन कैसे चलेंगे? मान लीजिए पेयजल जल का भंडार समाप्त हो गया है, जो है प्रदूषित हो गया है जल, वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि आप श्वास नहीं ले सकते हैं।
सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो आने वाले जो वर्ष है उसमें तो सब लोग बीमार ही रहेंगे, तो उत्पादकता कैसे होगा? भविष्य में उत्पादन तो कम ही होगा ना। एक तो विकास को प्रभावित करेगा और दूसरी ओर आने वाली पीढ़ियों को भी जो है, आने वाले जो है भविष्य की उत्पादकता पर भी असर पड़ता है पर्यावरण क्षति से। और तीसरा है कि अगर आप अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो भावी पीढ़ियों के अधिकारों का हनन होगा। किसी भी देश का जो संसाधन आधार होता है तथा भूमि, वायु, जल होता है, वह सभी पीढ़ियों की संयुक्त धरोहर होती है। यानी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों का उस पर अधिकार होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप घर बना लिए और अब 60 वर्ष में 75 वर्ष में मान लीजिए जाने का, मान लीजिए हम घर बना लिए और लग रहा है कि नहीं हम 60-65 वर्ष में हम मर जाएंगे, 70 वर्ष में हम मर जाएंगे। पता चला कि घर में पोखरी खनवा दिए, पूरी तरह विनष्ट कर दिए सारी संपत्ति, ये दिक्कत होगा। इससे आने वाली पीढ़ियों का अधिकारों का हनन होगा। आप अपनी आवश्यकता के लिए जो भूमि से, जो भूमि है, जो जल है, जो वायु है, उस पर आपका जितना अधिकार है, जितना उपभोग कर रहे हैं, उतना ही अधिकार आने वाली पीढ़ियों का भी उस संसाधन पे है। इस देश के जो संसाधन है वो केवल वर्तमान में हम लोगों का नहीं है, जो जन्म लेगा उसका भी उसमें हिस्सेदारी है। और हम अपने स्वार्थ के लिए उसके अधिकारों को वंचित नहीं कर सकते हैं, उसको संसाधन से वंचित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं वंचित कर सकते। अगर वंचित कर रहे हैं तो आप स्वार्थी है, ये नैतिक रूप से अनुचित है। जिसका जो हिस्सेदारी है उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो संसाधन का हड़पने का होड़ मचा हुआ है, कैसे हम जेब में रख ले। लेकिन दोस्तों एक बात सुन लीजिए, हम सारा संसाधन को देखे हैं, कैसे आता कैसे जाता है, सबका हिस्सेदारी बना हुआ है। इसलिए जो कुछ कीजिए अपने आप को खुश रखने पे, अपने आप को हैप्पी रखने पे, और अच्छा खाना खाइए, अच्छा पहनिए, नींद लीजिए, हमेशा जो है हैप्पी रहने का प्रयास कीजिए। बाकी कोई कुछ नहीं है। जीवन में संघर्ष, तनाव, परेशानी जीवन भर रहेगा, जीवन भर रहता है। मैंने अभी तक फील किया और लंबा जर्नी हम भी जीवन को देखे हैं, बहुत सारा चीज़ देखे हैं जीवन में। तो मुझे अंत में यही लगा कि अंत में यही उपाय है कि बस जहाँ है जैसे हो, जैसे हैं खुश रहा जाए, यही जीवन है। तो भावी पीढ़ियों के अधिकारों का हनन, इन्हीं आवश्यकताओं से, इन्हीं परिप्रेक्ष्य में सतत विकास की बात की जाती है। और सतत विकास अवधारणा के विकास कैसे हुआ वो देखेंगे। 1962 में वैज्ञानिक रॉको कार्सन अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में डीडीटी के पर्यावरण पर होने वाले नुकसान की ओर जो है विश्व समुदायों का ध्यान आकर्षित किया था। रॉको कार्सन अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में डीडीटी के पर्यावरण पर होने वाले नुकसान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। दूसरे 1968 में पॉल इहरलिच, जीव वैज्ञानिक पॉल इहरलिच ने पॉपुलेशन बम में अपनी किताब पॉपुलेशन बम में मानव जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण में संबंध पर प्रकाश डाला था। पॉपुलेशन बम में 1969 में गैर सरकारी संस्था फ्रेंड्स ऑफ अर्थ जो है बना था। यह संस्था जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए नागरिकों को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए जो है अनुरोध किया था। उसके बाद 1971 में OECD आर्थिक विकास संगठन जो है OECD ने प्रदूषण खर्चा दे सिद्धांत बनाया था और इससे मांग किया गया कि जो उद्योग प्रदूषण फैला रहा है उसको खर्चा देना चाहिए। अगर आप प्रदूषण फैला रहा है तो उसको क्षतिपूर्ति दीजिए। OECD जो है प्रदूषण खर्चा दे सिद्धांत जो है बनाया था। 1972 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, अमेरिका के बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, MIT मुजफ्फरपुर नहीं, MIT अमेरिका, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, युवा वैज्ञानिकों का एक समूह जो है क्लब ऑफ रोम ने अपनी रिपोर्ट
लिमिट टू ग्रोथ प्रकाशित किया था। और इसमें पर्यावरण आर्थिक विकास से पर्यावरण पर होने वाले नुकसान के लिए पर जो है प्रकाश डाला था और कहा था कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अगर धीमा नहीं किया जाएगा तो इससे विश्व समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। 1972 में ही कह दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण व संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सहमति विश्व समुदाय के बीच सहमति बनी थी कि पर्यावरण संकट एक गंभीर मुद्दा है और इसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब पर्यावरण दिवस मनाने की भी घोषणा इसी में की गई थी 5 जून को। 1983 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की स्थापना जो है किया गया था 1983 में। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बर्टलेन की अध्यक्षता में 1983 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में इसको बर्टलेन आयोग भी कहा गया है। और बर्टलेन आयोग जो है 1987 में आवर की कॉमन फ्यूचर शीर्षक से बर्टलेन रिपोर्ट प्रकाशित किया। इसी रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास को परिभाषित किया गया था। सतत विकास के लिए कहा गया था कि सतत विकास का आशय है वर्तमान में लोग की आवश्यकता और आकांक्षा को इस प्रकार पूरा करना कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता आकांक्षा को के पूरा करने की सामर्थ्यता पर कोई आंच न आए। उसके बाद क्या हुआ, सतत विकास की चर्चा शुरू हो गई पूरे विश्व समुदाय से। सतत विकास क्या है, लोग जो है चर्चा जो है करने लगे। अब चर्चा होने लगी, उसके बाद जो सतत विकास के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व समुदाय की ओर से लगातार प्रयास किए जाने लगे। अब हम देखेंगे सतत विकास के सिद्धांत क्या है। यह जो है सतत विकास आर्थिक नीतियों को पर्यावरण अनुकूल बनाने पर जोर देता है, यानी ऐसी आर्थिक नीति हो जो पर्यावरण के अनुरूप हो, पर्यावरण के विरुद्ध वैसा आर्थिक नीति जो पर्यावरण के विरुद्ध हो उसे रोकने पर जो है बल देता है, उसकी कार्रवाई को उसको रोकने पर बल देता है। और दूसरा है इस सिद्धांत में संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान के साथ भविष्य की आवश्यकता को अनुरूप बनाना। जो संसाधन है, जो नेचुरल संसाधन है, उसको वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को अनुरूप बनाना। ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें आर्थिक गतिविधियों का लाभ समाज के सभी वर्गों को का हो, सभी और उसका समान रूप से वितरण हो, साथ ही साथ उससे सभी लोगों की भलाई हो, गरीबी जो है मिटना सुनिश्चित हो। और ऐसा विकास हो, सतत विकास में इसके सिद्धांत है कि ऐसा विकास हो लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना। यानी सतत विकास का समर्थन करता है लेकिन पर्यावरण के को क्षति पहुंचाए बिना, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाता हो। दूसरा है पारिस्थितिक व्यवस्थाओं की सहनशील क्षमताओं के अनुरूप मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो ये जो है सतत विकास के सिद्धांत है। और सतत विकास के कुछ उद्देश्य देख लीजिए। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से बचाना, पहला। दूसरा है ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी की खोज जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप हो, यानी ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों का खोज जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य न करे, यानी प्रकृति के अनुरूप कार्य करे। विविधता की रक्षा करना, विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता न्याय के अनुरूप बनाना। शासन की संस्थाओं को लचीला, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना और साथ ही साथ विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना। ये सतत विकास के उद्देश्य है। उसके बाद सतत विकास के लिए प्रयास देखेंगे, बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए हैं। विश्व का प्रयास देखेंगे, भारत का प्रयास देखेंगे और व्यक्तिगत प्रयास देखेंगे। तीनों प्रयास हर को इससे में आएगा, सबको हेडिंग बना के भारत का प्रयास को एक पैराग्राफ बना दीजिए, व्यक्तिगत प्रयास को एक पैराग्राफ बना दीजिए। विश्व का प्रयास रियो अर्थ सम्मेलन 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है
जो है का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में जो है सतत विकास पर जो है के लिए एजेंडा 21 अपनाया गया था। सतत विकास के लिए जो एजेंडा अपनाया गया था उसको हम एजेंडा 21 जो है कहते हैं। उसके बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है संयुक्त सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में जो है एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को लागू करने की बात पर सहमति बनी थी और सतत विकास पर जो है जोर दिया गया था। उसके बाद 2012 में जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सतत विकास पर पुनः संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योंकि प्रथम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद आयोजित किया गया था, इसलिए रियो 20 सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में जो है मुख्य रूप से 3 बातों पर जोर दिया गया था: गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास। इस रियो 2012 के जो शिखर सम्मेलन का जो दस्तावेज है उसको हम फ्यूचर वी वांट कहते हैं। इसमें सतत विकास के लिए 2015 में जो है सतत विकास लक्ष्य लागू करने की जो है बात कही गई थी। उसके बाद 2015 में 17वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एमडीजी के स्थान पे एसडीजी 230 जो है अपना लिया गया है, जिसको 2030 तक सभी देशों को प्राप्त करना है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत का प्रयास क्या है वह देखेंगे। अब भारत के संविधान में भी पर्यावरण के प्रति जो है और सतत विकास की जो है झलक आपको दिखती है। और भारत के संविधान निर्माता जो है, भारत के शासक जो है, शासन निर्माता और संविधान निर्माता शुरू से ही पर्यावरण के अनुरूप विकास कार्यों पर और पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली पर जो है हमेशा जो है ध्यान केंद्रित रहा है। भारत की कल्चर ही है। भारत वृक्षों की पूजा की जाती है, नदी की पूजा की जाती है। तो भारत का जो कल्चर है वो प्रकृति के साथ ही जीवन जीने की है। तो उसी के अनुरूप संविधान में भी कई प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार शामिल किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया है। नीति निर्देश तत्व में के अनुच्छेद 48 क में जो है पर्यावरण राज्य को आदेश दिया है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, वन जीव जंतु का रक्षा करे, उसका संवर्धन करे। मौलिक कर्तव्य में भी जो है आपसे भी अपेक्षा की गई है कि वन जीव नदी झील की रक्षा करे। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, सतत विकास के अनुरूप ही है। और वैधानिक प्रयास में देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन अधिनियम 1980, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, ये सब लागू की गई। इसके बाद जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना 8 के तहत 8 मिशन की शुरुआत की गई है। बहुत सारे जो है कार्रवाई जो है पंचायत की घोषणा की गई है, एनडीसी की घोषणा की गई है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। तो यह स्थिति है। अब जो है सतत विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास में क्या है, आप ही को कहा जाएगा या हम ही कहा जाएगा तो क्या करेंगे। सतत विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। तो इससे है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, बैटरी चालित वाहन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, साइकिल का प्रयोग किया जाना चाहिए, जरूरत हो तभी वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी बैटरी का उपयोग करें जो रिचार्जेबल हो। आहार में जो है जैविक उत्पादों को ग्रहण करना चाहिए। निवास स्थान के खाली जगह पर सब्जी उगाना चाहिए। जो थैला है प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल न करके जैविक थैला का इस्तेमाल करना चाहिए। जल जो है किफायती इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जिससे बार बार धोना न पड़े। घर पर जो है घास के मैदान को बार बार सिंचाई नहीं करनी चाहिए। स्नान करते समय पानी की बचत करनी चाहिए। तो इस माध्यम से आप भी सतत विकास में योगदान कर सकते हैं। रिसाइकलिंग और वेस्ट में जो है कागज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर कागज अखबार वगैरह का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। बोतल ग्लास का जो है दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके माध्यम से आप भी सतत विकास में योगदान कर सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण आप कर सकते हैं। वृक्षारोपण के लिए दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण करने वाले संगठनों को बहिष्कार करना चाहिए, स्वच्छ ईंधन से खाना बनाना चाहिए। इसके माध्यम से आप भी जो है सतत विकास में योगदान कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब सतत विकास लक्ष्य 2030, जैसा कि जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2015 में 17 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में जो है हमारी दुनिया को बदलना सतत विकास के लिए 2030 का सूची शीर्षांकित संकल्प को अपनाया गया है। इसमें जो है 17 लक्ष्य 169 संबंध प्रयोजन शामिल है और सतत विकास लक्ष्य 2030 जो है 5P पर जोर देता है, यानी लोग, पीपुल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी नहीं पार्टनरशिप, साझेदारी पार्टनरशिप, यानी 5P पर जोर देता है। और इसको जो है 2030 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को 2030 तक जो है 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। भारत भी इसकी प्राप्ति के लिए कई प्रयास किया है, जो हम एक एक करके देखेंगे। लक्ष्य 1 जो है देख लीजिए, लक्ष्य 1 जो है निर्धनता से समाप्ति, यानी निर्धनता से समाप्ति यानी पूरे विश्व से गरीबी की समाप्ति की बात कही गई है। तो पूरे विश्व से गरीबी की समाप्ति तभी होगा जब हर देश अपने अपने देश से गरीबी की समाप्ति करेगा। तो भारत भी अपने देश से गरीबी की समाप्ति करने के लिए मनरेगा, आवास के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, NFSM, रोजगार के लिए स्वच्छ पेयजल की जल जीवन मिशन, ये सब शुरू किया है। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पे जो है गरीबी में गिरावट आई है। आज देखिए बहुत, अब तो गरीबी 11% के आसपास रह गया भारत में। अभी नीति आयोग की नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो यह स्थिति है, बड़े पैमाने पर गरीबी में गिरावट हुआ है। तो यह जो है भारत जो है सतत विकास लक्ष्य 1 को जो है प्राप्त के जो है कगार पर पहुंच चुका है। सतत विकास लक्ष्य 2 जो है क्या है, भुखमरी की समाप्ति, पूरे विश्व से भुखमरी की समाप्ति करनी है 2030 तक। यह तभी होगा जब सभी देश भुखमरी की समाप्ति करेगा। भारत भी NFS से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है 5 किलो अनाज देश के 67% आबादी को, 81 करोड़ आबादी को जो है देती है 5 किलो अनाज। लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जो है लागू की गई है, इस पर स्वास्थ्य में बढ़ाने की बात कही। आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान 10 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख प्रति वर्ष का बीमा दिया जाता है परिवारों को। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई शिक्षा 2020 लागू की गई है। सब उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई है। लक्ष्य 5 के लिए लैंगिक समानता सशक्तिकरण की बात है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। पंचायत और सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ICDS प्रोग्राम शुरू किया गया है। स्टैंडअप जैसी योजना, स्टार्टअप स्टैंडअप जैसी योजना है, स्टैंडअप है, महिलाओं के लिए शुरू की गई है। उसके बाद महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारा प्रयास शुरू किया गया है। कोई भी प्रयास लिख दीजिए, लेकिन हम नारी शक्ति बंधन इसलिए लिखे हैं कि ज्यादा हाईलाइटेड है, इससे एग्जामिनर जो है नंबर देगा। मातृत्व लाभ अधिनियम है, बहुत सारा कानून है। उसके बाद लक्ष्य 6 है शुद्ध जल एवं स्वच्छता। इसके लिए जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार का भी आएगा तो यही सब होगा। लक्ष्य 7 है वहनीय स्वच्छ ऊर्जा। तो सरकार हाइड्रोजन ऊर्जा पर राष्ट्रीय मिशन शुरुआत की है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत किया गया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, प्रधानमंत्री सूर्य योजना, सभी घरों पर जो है सोलर पंप पैनल लगाने की बात कही जा रही है। तो बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। लक्ष्य 8 में जो है उत्तम काल आर्थिक वृद्धि, मेक इंडिया, औद्योगिक गलियारा, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, PM गति शक्ति, इस सब की शुरुआत की गई है। लक्ष्य 9 है उद्योग नवोन्मेष अवसंरचना। PM गति शक्ति हो, औद्योगिक गलियारा हो, भारतमाला हो, सागरमाला हो, मेक इंडिया हो, स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो, डिजिटल इंडिया हो, मुद्रा योजना हो, ये सब जो है शुरू किया गया है। लक्ष्य 10 जो है असमानता में कमी। तो भारत में असमानता में कमी के लिए टैक्स, आयकर, धनी लोगों पर अधिक टैक्स लगाया जाता है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ई गवर्नेंस के माध्यम से
सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि उसका उत्थान हो सके। आर्थिक समृद्धि पर सरकार जोर दे रही है। आर्थिक समृद्धि का लाभ अगर सभी तक पहुंच रहा है, इससे भी असमानता कम होती है। लक्ष्य 11 जो है अस्थायी नगर और समुदाय। सरकार अस्थायी नगर के लिए स्मार्ट सिटीज, अमृत मिशन, शहरी सुधार पर जो है जोर दे रही है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे लक्ष्य जो है 12 में जो है जिम्मेदार ढंग से उपभोग एवं उत्पादन। तो जैविक कृषि को सरकार जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। लक्ष्य 13 में जो है जलवायु संबंधी कार्य, तो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन की शुरुआत की गई। इसके बाद सरकार NDC 95 की घोषणा किया है। लक्ष्य 14 के तहत जो है जल के नीचे जीवन, सरकार ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। अभी 2024-25 के बजट में 5 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना का जो है सरकार जो है घोषणा किया है। उसके बाद वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है जलीय जीव जंतु को भी संरक्षण प्राप्त है। लक्ष्य 15 के तहत जो है भूमि पर जीवन के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता एक्ट 2002, हरित राजमार्ग, वन संरक्षण अधिनियम 1980, उसके बाद पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, ये सब जो है क्रियान्वित की गई है। लक्ष्य 16 के तहत है शांति न्याय सुदृढ़ संस्था। तो सरकार जो है संस्था को सुदृढ़ करने के लिए ई-गवर्नेंस प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। इससे संस्था मजबूत हो रही है, पारदर्शी हो रही है। दूसरी ओर शांति न्याय के लिए अभी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की गई है। नहीं, इससे क्या होगा? शांति न्याय मजबूत होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगा। लक्ष्य 17 कहता है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, यानी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझेदारी करना है विश्व से। भारत विश्व साझेदारी करने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट कर रहा है, संबंध बढ़ा रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों का शिखर सम्मेलन भी भारत में हुआ था। G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जैव गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, देख रहे हैं भारत की वैक्सीन मित्र, एक्ट ईस्ट नीति, IPF, क्वाड, ब्रिक्स के माध्यम से, बिम्स्टेक के माध्यम से सरकार जो है विश्व के देशों को जोड़कर सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। सारे के समिट में सतत विकास एक पॉइंट होगा, SCO या ब्रिक्स या G20। तो सर भारत इसको ही प्राप्ति करने में जो है योगदान दे रहा है। अब हम लोग देखेंगे सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में भारत में कार्यान्वयन क्या है, कार्यान्वयन देखे हैं। और भारत में कार्यान्वयन के लिए जो है समन्वयक एजेंसी जो है नीति आयोग को नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग जो है केंद्र राज्यों के साथ समन्वय बना के विभिन्न मंत्रालय विभागों के बीच इसको कार्यान्वयन करने का प्रयास कर रही है। और बाकी कार्यान्वयन के लिए सारा योजना बता दिए हैं, वही लिखना है, नीति आयोग की चर्चा जरूर करनी है। अब लक्ष्य प्राप्ति में क्या चुनौती है, तो अभी सतत विकास रिपोर्ट आया था 2023 में, सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में जो है कुछ सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में जो चुनौती की चर्चा की गई है, जैसे यूक्रेन में युद्ध हो गया, कोविड-19 हो गया, जलवायु परिवर्तन के भयावता हो गया, ये सब है ही सब। और उसके बाद जो है संसाधन, विकासशील देशों को सतत विकास लक्ष्य की लागू करने के संसाधन की बड़ी चुनौती है, निवेश की चुनौती है। अभी हाल में अरब इजराइल संघर्ष से जो है सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पहुंच रही है। अब अफगान संकट है, इससे बाधा पहुंच रही है। भारत के सामने में जो चुनौती है वही चुनौती होगा जो मानव विकास में चुनौती है। उसको मानव विकास से आप देख लीजिएगा, मानव विकास से देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। तो बस इसको इसी रूप में देखना है, पूरा पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा।